दोस्तों सुनो तो जरा, मेरा परिवार कितना खतरनाक ओवरपावर्ड है। मेरे दादाजी हुआ राष्ट्र के मार्शल देवता हैं। मेरी दादी पूरे देश की सबसे अमीर इंसान। मेरे चाचा ताऊ हर क्षेत्र के टॉप वीआईपी। स्वर्ग छूते बैकग्राउंड के साथ मुझे तो हर किसी का लाडला होना चाहिए था ना। लेकिन मेरी सगाई की पार्टी में ही मेरी मंगेतर क्लोए लियोनी ने पूरे विश्व के सामने सगाई तोड़ दी। वो नाटकीय अंदाज में चिल्लाई, मैं इस आदमी से शादी करने से तो बेहतर है किसी आवारा कुत्ते से शादी कर लूं। और कहते कहते वो सीधे उस जहरीले दो मुंहे ड्रामा किंग केविन टूफम की बाहों में जा समाई। सारी भीड़ मुझे मजाक उड़ाने को तैयार खड़ी थी, पर मैं गुस्सा नहीं किया, उल्टा ठंडी खलनायक वाली हंसी हंस पड़ा। क्विन परिवार के गार्ड कहाँ हैं? धम धम धम, तुरंत एकदम सिंक में कदमों की आवाज गूंज उठी। आगे बढ़ा विक्टर टिनवाय, 8वीं स्तर का मार्शल योद्धा। उसने सिर झुकाकर कहा, युवा मालिक आदेश दीजिए। मैंने सामने खड़े उस बेकार झोड़े को बिना किसी भाव के घूरा और ठंडे स्वर में बोला, इन्हें खत्म कर दो। शब्द सुनते ही केविन, जो खुद को किस्मत का लाडला समझता था, बुरी तरह घबरा गया। पर क्लोए बिल्कुल नहीं डरी। वो गुस्से से चीखी, आर्थर तुम कहते थे ना तुम मुझे प्यार करते हो, यही है तुम्हारा प्यार? विक्टर ठिठक गया। क्लोए ने विजयी मुस्कान बिखेरी और तेज स्वर में बोली, आर्थर मैं तुमसे बहुत निराश हूं। तुम्हारा प्यार तो बस स्वार्थ था। सच्चा प्यार तो दूसरे की खुशी चाहता है। मैं अपनी खुशी पा चुकी हूं। तुम्हें हमें आशीर्वाद देना चाहिए था, धमकी नहीं। उसकी बकवास सुनकर मैंने तिरछी मुस्कान दी। पहले तुम्हारे लिए मेरे मन की बात मेरी अपनी थी, लेकिन आज तुमने पूरे क्विन परिवार की इज्जत पर हाथ डाला है। ये इज्जत अब सिर्फ पूरी तबाही से ही धुल सकती है। मेरी बर्फीली आवाज सुन क्लोए हड़बड़ा गई और एक कदम पीछे हट गई। तभी केविन आगे आ गया, उंगली तानकर बोला, आर्थर परिवार की ताकत का सहारा लेकर क्या घमंड है? हिम्मत है तो मुझसे एक एक लड़ो। मैं जीता तो क्लोए मुझे दे दो। मैंने उसे तिरछी नजर मारकर बस 2 शब्द थूके, पूरी तरह का बेवकूफ। केविन का चेहरा टमाटर से भी लाल हो गया। तभी क्लोए के पिता रिचर्ड लियोचम आगे बढ़े, नकली मुस्कान लगाकर बोले, युवा मालिक आर्थर, आज की गड़बड़ क्लोए की मूर्खता से हुई है। चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। वांस परिवार सारे सगाई के तोहफे वापस कर देगा। मैं सच में चाहता था वो तुमसे शादी करे, पर जैसा उसने कहा, जबरदस्ती का प्यार मीठा नहीं होता। माफ कर दो, दोनों परिवारों का रिश्ता न बिगड़े। मैंने रिचर्ड को मौत जैसी आंखों से देखा। मैंने बहस करने की जरूरत भी नहीं समझी, सीधे अपने गार्ड्स की ओर मुड़ा। वांस परिवार के हर सदस्य को गिरफ्तार करो। जो विरोध करेगा उसे सीधा मौत का टिकट। जी युवा मालिक। गार्ड्स भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। क्लोए का एक 20-22 साल का चचेरा भाई चीखा, ये क्या कर रहे हो? एक मामूली गार्ड मुझे छूने की हिम्मत? मान लो हाथ काट नहीं लूंगा। पर पलक झपकते ही उप कप्तान ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसका सिर हमेशा के लिए बंद, गेम ओवर। ये देख रिचर्ड का दिमाग ठप हो गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था। पहले तो मैं क्लोए को राजकुमारी की तरह लाड करता था, वो चांद मांगती तो तोड़ लाता, तो अचानक मैं ऐसा अंतिम बॉस क्यों बन गया? असल राज ये था कि मैं इस शरीर में ट्रांस माइग्रेट हो चुका था। मूल आर्थर परम सिम था। क्लोए को खुश करने के चक्कर में परिवार की अरबों संपत्ति उड़ा दी थी। केविन की एक मुस्कान पर क्लोए उसके गले लग गई। दोनों मिलकर परिवार को बर्बाद करने पर तुले हुए थे। पर अब मैं आ चुका हूं और ये पुरानी त्रासदी दोबारा नहीं होने दूंगा। तभी अपना चचेरा भाई गिरते देख क्लोए चीख उठी, आर्थर तुमने मेरे चचेरे भाई पर हमला करवाया। अभी उस गार्ड को मार डालो और मेरे पिता के सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगो, वरना मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूं। हम हमेशा के लिए अलग। ये सुन गार्ड्स फिर ठिठक गए। पहले तो क्लोए के किसी चचेरे भाई के बारे में बस एक गार्ड ने कुछ कहा था तो मैंने उस गार्ड की टांगें तोड़ दी थीं। इसलिए क्लोए को पूरा यकीन था कि ब्रेकअप की धमकी देकर मैं फिर से कुत्ता बनकर लौट आऊंगा। लेकिन अगले ही पल मेरी आवाज हवा को चीर गई, कोई डील नहीं। क्विन परिवार की इज्जत पर कोई पैर रखकर सांस लेते हुए नहीं निकल सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। ग्रेव्स का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। क्या मतलब है कि तुम मुझे इज्जत नहीं दोगे? बिल्कुल वही कह रहा हूं। आज इनकी लाइफ की फ्री ट्रायल खत्म हो चुकी है। ग्रेव्स ने नाक भौएं चढ़ाईं और हाफ सेंट लेवल का भारी दबाव छोड़ दिया। और अगर मैं जिद करूं कि इन्हें लेके जाऊंगा तो मैं 1 इंच भी नहीं हिला। तुम कोशिश जरूर कर सकते हो, मैंने विक्टर की तरफ मुड़कर कहा। विक्टर उस बेकार जोड़े को खत्म कर दो। जी युवा मालिक। विक्टर गरजा, तलवार खींची और केविन क्लोए पर झपटा। केविन मौत के डर से चीखा, मास्टर मुझे बचा लो। केविन को कटते देख ग्रेव्स घबरा गया और तुरंत एक्शन में आ गया। एक विशाल बैंगनी हाथ हवा में प्रकट हुआ और विक्टर को जोरदार थप्पड़ मार दिया। विक्टर उड़कर दीवार से टकराया और मुंह से खून की उल्टी कर दी। ग्रेव्स रुका नहीं, उसने पूरे गार्ड स्क्वाड को बुरी तरह घायल कर दिया। फिर चिल्लाया, क्या खड़े खड़े देख रहे हो, भागो। दोनों होश में आए और बाहर की तरफ भागने लगे। मैंने उन्हें रोका नहीं, बस चुपचाप अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई और एक हंसमुख आवाज आई, आर्थर बेटा इस वक्त फोन क्यों किया?
सगाई की पार्टी खत्म हो गई क्या? अफसोस कि मैं और तुम्हारे पापा बॉर्डर गार्डिंग पर हैं, नहीं आ पाए, लेकिन असली शादी के दिन दादा जरूर आएगा। मैंने सबसे मासूम आवाज में कहा। दादाजी, किसी ने मुझे बहुत बुली किया है। दादाजी का लहजा तुरंत सब जीरो पर चला गया। क्या हुआ? दादा को बता, मैं संभाल लूंगा। मैंने संक्षेप में सब बता दिया। दादाजी भड़क उठे। वो हरामखोर बूढ़ा, हम क्योटो में नहीं हैं इसलिए क्विन परिवार को बुली करने का सोच लिया। आर्थर, तू इसे कैसे हैंडल करना चाहता है? दादा तुझे 100% सपोर्ट करता है। मेरी आंखों में ठंडी चमक आई। दादाजी, मुझे उत्तराधिकारी के तौर पर टेस्ट भी तो करना है। जो भी क्विन परिवार का अपमान करेगा उसे डिलीट कर देंगे। दादाजी, मैं चाहता हूं कि अंकल एरीज एक एलीट स्क्वाड लेकर तुरंत घर वापस आए। हो गया, मैं अभी तेरे अंकल को भेजता हूं, वो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। मेरे होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। मेल लीड, फीमेल लीड और प्रोफेसर ग्रेव्स। अब देखते हैं इस नए पैच अपडेट में तुम लोग कितनी देर टिक पाते हो। 1 घंटे बाद बाहर से एक गहरी जोरदार आवाज गूंजी। भाभी, आर्थर, तुम्हारा अंकल वापस आ गया है। मैंने ऊपर देखा। मेरे दूसरे अंकल एरीज टोनियन पूरा बैटल आर्मर पहने हुए शानदार अंदाज में अंदर आ रहे थे। उसके पीछे 30 से ज्यादा एलीट भारी हथियारबंद मार्शल योद्धा थे। मैंने अंकल को पूरी बात संक्षेप में बता दी। अंकल एरीज का स्वभाव तो विस्फोटक था। सुनते ही वो बाहर निकलकर वॉन्स परिवार को खून से नहलाने को तैयार हो गए। पर हम दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते सबसे बड़े अंकल क्लाउड वॉन लॉन्ग्स अपने आदमियों के साथ गरजते हुए अंदर घुस आए। कौन सी आत्मघाती मूर्ख ने मेरी छोटी भाभी और भतीजे को बुली करने की हिम्मत की? इधर वॉन्स परिवार के स्टडी रूम में क्लोए और केविन बेहद घिनौने अंदाज में एक दूसरे से चिपके हुए थे, नॉन स्टॉप कडल कर रहे थे। पर रिचर्ड वॉन्स का चेहरा पूरी तरह चिंता से भरा हुआ था। वो गहरी सांसें भर रहा था। क्लोए ने नाराज होकर पूछा, पापा, आप इतनी सांसें क्यों भर रहे हो? रिचर्ड ने उसे घूरा। तुझे पूछने की हिम्मत भी है? आज तूने सबके सामने आर्थर को पब्लिकली डंप कर दिया। अब क्विन परिवार हमें जरूर सजा देगा। वो परिवार का सरदार था। उसे पता था कि वॉन्स परिवार सिर्फ क्विन परिवार का फायदा उठाकर ही आज वीआईपी बना हुआ है। बिना उनके वो खत्म हो जाएंगे। क्लोए ने होंठ फुलाए। कोई बड़ी बात नहीं पापा, मैं आर्थर से कह दूंगी कि वो हमें फंडिंग जारी रखे, बस। रिचर्ड को पार्टी वाली खून खराबे की याद आ गई। वो अभी भी बेचैन था। क्लोए, क्या तुझे सच में लगता है कि आर्थर अब भी हमारा साथ देगा? क्लोए ने घमंड से ठोड़ी ऊंची की। बिल्कुल, मैं ना सिर्फ उसे फंडिंग जारी रखने को कहूंगी, बल्कि उसे हमारे घर बुलाकर घुटनों पर गिरवाकर मेरा चचेरा भाई मारने के लिए माफी भी मंगवाऊंगी। अगर उसने अच्छा एटीट्यूड नहीं दिखाया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अभी भी उसे पूरा यकीन था कि मैं वही पुराना पथरीला सिंप हूं। बस थोड़ा सख्त दिखा दूं तो मैं लोटपोट हो जाऊंगा। रिचर्ड ने सोचा कि पिछले सालों में मैंने क्लोए के साथ कैसा व्यवहार किया था। थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने केविन की तरफ मुड़कर कहा, केविन, इस बार वॉन्स परिवार सब कुछ तुम पर दांव लगा रहा है। तुम्हें मेहनत करनी होगी। हमें और क्लोए को निराश मत करना। केविन तुरंत खड़ा हो गया। चिंता मत करो अंकल, मैं मार्शल सेंट बनूंगा, मार्शल गॉड तक पहुंच जाऊंगा। वॉन्स परिवार को पूरे देश का नंबर 1 क्लैन बना दूंगा। रिचर्ड जोर से हंसा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। ठीक उसी पल स्टडी का दरवाजा जोर से लात मारकर खुल गया। बटलर घबराते हुए अंदर दौड़ा। मालिक, आफत, क्विन परिवार हमें खत्म करने आ गया है, आप लोग भागो। पर वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया कि एक बैटल ब्लेड उसके सीने में घुस गया। बटलर तुरंत सर्वर से लॉग आउट। मारने वाला क्विन परिवार का 8वीं स्तर का इन्फोर्सर था। उसने ब्लेड निकाला और कमरे में बैठे तीनों को ठंडी नजर से घूरा। रिचर्ड का चेहरा भूत की तरह सफेद पड़ गया। पैर कांपने लगे। क्लोए उछलकर खड़ी हो गई और चीखी, हरामखोर, तुम मेरे घर में किसी को मारने की हिम्मत कैसे करता है? वो आगे बढ़ी और एनफोर्सर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर एनफोर्सर की आंखों में खून का प्यासा इरादा देखकर क्लोए का हाथ हवा में ही रुक गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। केविन भी घबरा गया। क्वीन परिवार का 8वीं स्तर का योद्धा, ये लोग तो बॉर्डर पर होने चाहिए थे ना? एनफोर्सर ने गरज कर कहा, चलो या मरो। रिचर्ड हड़बड़ाकर बोला, चल रहे हैं अभी। कुछ देर बाद क्लोए और बाकी सबको मुख्य आंगन में घसीट कर लाया गया। कई वॉन्स परिवार के सदस्य पहले ही पीट पीट कर काले नीले हो चुके थे। आंगन के बीच में एक शानदार कुर्सी थी। मैं उस पर बैठा था, चेहरा पूरी तरह भावहीन। मेरे सामने एक 40 साल की सजी धजी औरत जोर जोर से चीख रही थी, आर्थर, तू छोटा सा हरामी, तू मुझे इस तरह से ट्रीट करने की हिम्मत कैसे करता है? तुरंत हमें छोड़ दे और मुआवजा दे, वरना मैं क्लोए से कहूंगी कि वो तुझे कभी माफ न करे। ये औरत थी कैरन नॉनशान शियाओ, क्लोए की माँ। यही अपनी बेटी को मुझे गैसलाइट करने और मैनिपुलेट करने की ट्रेनिंग देती थी। मैंने उसे बर्फीली नजर से देखा। तुम कौन होती हो मेरे सामने आवाज ऊंची करने वाली? कैरन गुस्से से लाल हो गई। छोटे हरामी, क्या कहा तूने? आज मैं तुझे पीट पीट कर धूल चटा दूंगी। उसने हाथ उठाया।
मैं पत्थर की तरह बैठा रहा। जब उसका हाथ मेरे चेहरे से सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर था, अंकल एरीज ने बस नाक से हल्की सी आवाज निकाली। धड़ाम! ट्रक से टकराई हो जैसे उड़कर पीछे गिरी, जमीन पर गिरकर कराहने लगी। मैंने बगल वाले क्विन एनफोर्सर की तरफ देखा। उसने किस हाथ से मुझे मारने की कोशिश की थी। उस हाथ को अनइंस्टॉल कर दो। जी युवा मालिक। एनफोर्सर आगे बढ़ा, तलवार ऊपर उठाई और झटके से नीचे गिराई। फटाक! कैरन का हाथ शरीर से अलग हो गया। वो खून से चीखती हुई बेहोश हो गई। माँ, माँ! क्लोए चीखती हुई दौड़ी, फिर मेरी तरफ मुड़कर चिल्लाई, आर्थर, तू मेरी माँ के साथ ये कर सकता है? अभी सबसे अच्छी दवा से उसका हाथ जोड़ दो, फिर उस गार्ड को मार डालो और उसके बाद मेरी माँ के सामने 100 बार घुटनों पर गिरकर माफी मांगो। पर उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही मैंने अपना हाथ झटके से घुमाया। धड़ाम! क्लोए के चेहरे पर एक जोरदार उल्टी थप्पड़। तुम नीच कचरा! किसने तुम्हें मेरे सामने इस तरह बात करने की इजाजत दी? ये देख केविन तुरंत दौड़कर आ गया। क्लो, तुम ठीक तो हो? क्लोए थप्पड़ से चकरा गई। जब होश आया तो रोते चिल्लाते बोली, आर्थर, तूने मुझे मारा, अब तू खत्म, मैं जिंदगी भर तुझे इग्नोर करूंगी। केविन खड़ा हो गया और मुझे घूर कर बोला, आर्थर, तू औरत पर हाथ उठाता है? तू खुद को मर्द कहता है? हिम्मत है तो मुझसे ड्यूअल कर, हारा तो अपने कुत्तों को लेके यहां से निकल जा। मैंने केविन को ऐसे देखा जैसे उसका दिमाग पूरी तरह डेड हो। केविन, तेरे पूरे दिमाग में सिर्फ एक ही सेटिंग है क्या, हमेशा 1v1 ड्यूअल मांगने की? केविन गुस्से से लाल हो गया। आर्थर, तू मुझे इंसल्ट कर रहा है? हम मौत तक लड़ेंगे, कहते हुए उसके शरीर में विस्फोटक एनर्जी उभरी और वो सीधा मेरी तरफ झपटा। मैंने पलक तक नहीं झपकाई, मेरी आंखों में सिर्फ तिरस्कार था। जैसे ही केविन पास पहुंचा, अंकल एरीज ने बस एक नजर मार दी। तुरंत केविन को लगा जैसे उसके ऊपर पूरा पहाड़ गिर पड़ा हो। उसका चेहरा जमीन से टकराया, कई हड्डियां चटक गईं, अंदरूनी अंगों को भारी नुकसान। मैं आगे बढ़ा और केविन को नीचे से घूरा। केविन ना, मैं तुझे एक मौका देता हूं, अभी प्रोफेसर ग्रेव्स को बुला, वरना तेरी कल्टिवेशन अकाउंट हमेशा के लिए बैन। केविन का मुंह अभी भी जिद्दी था। आर्थर, तू तो बस परिवार की दौलत पर घूमने वाला ट्रस्ट फंड किड है, मैं कभी तुझे नहीं झुकूंगा। मैंने बहुत खलनायक वाली मुस्कान दी। अच्छा, उम्मीद है तेरा मुंह उतना ही जिद्दी रहे। मैंने रिचर्ड को लाने वाले एनफोर्सर की तरफ मुड़ा। आर्नल्ड, केविन के गांव जाकर उसके माता पिता और छोटी बहन को इनवाइट कर ला। जी युवा मालिक। आर्नल्ड मुड़ा और जाने लगा। ये सुन केविन पूरी तरह पागल हो गया। मैं बुलाता हूं, अभी बुलाता हूं। मैंने सिर्फ व्यंग्य भरी हंसी दी। बहुत देर हो गई। मैंने पैर जोर से उसके सिर के पीछे पटक दिया और चेहरे को जमीन में घिसटते हुए कुचला, लगभग चटकने तक। ये देख क्लोए को अचानक फिर हिम्मत आ गई। वो उछलकर खड़ी हो गई और चिल्लाई, आर्थर, मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूं, घुटनों पर गिर, माफी मांग और चला जा, वरना हम ऑफिशियली स्ट्रेंजर्स। मैंने उस बेचारी क्लोए को देखकर ठंडी हंसी हंसा। ये धमकी कितनी बार दोहराएगी तू? क्लोए ठिठक गई। उसके सीने में भयानक आशंका जाग गई। तू क्या करने वाला है? मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और क्विन एनफोर्सर्स की तरफ मुड़ा। अभी से हर मिनट बीतने पर वैंस परिवार के 10 लोगों को डिलीट कर दो, लॉबी खाली होने तक चलाते रहो। आदेश सुनते ही क्विन एनफोर्सर्स भूखे बाघों की तरह लपके, भीड़ में से 10 लोगों को घसीटकर बाहर निकाला। वे लोग मौत के डर से चीखे, हमें मत मारो प्लीज। पर एनफोर्सर्स ने एक शब्द भी बर्बाद नहीं किया। उन्हें घुटनों पर लिटाया और टाइमर शुरू कर दिया। तभी क्लोए को आखिरकार समझ आया कि मैं मजाक नहीं कर रहा। वो घिसटते हुए आई और मेरी टांग पकड़ ली। आर्थर, तुम तो सिर्फ मुझे शादी करने के लिए कह रहे थे ना? मैं मान गई, मैं शादी कर लूंगी, बस मेरे परिवार और केविन को बचा लो, आज से मैं तुम्हारी हूं। उसके मजबूरी और अनिच्छुक चेहरे को देख मेरे गुस्से की लहर फिर उभरी। मैंने हाथ उठाया और पूरी ताकत से थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की जोर से उसका चेहरा लगभग ऑर्बिट में चला जाता। वो मुझे घूर कर चीखी, आर्थर, मैंने शादी करने को मान लिया, अब और क्या चाहिए? तू कहेगा तो मैं कानूनी रूप से मानने को मजबूर हूं। मेरी आंखों में साफ खून का प्यासा इरादा चमका। तू सोचती है कि इस्तेमाल किया हुआ सेकंड हैंड कचरा क्विन परिवार के दरवाजे में घुसने लायक है? ये सुन क्लोए का दिमाग पूरी तरह शॉर्ट सर्किट हो गया। मैं उठ खड़ा हुआ और पूरे वैंस परिवार की भीड़ को घूरा। सुन लो सब, आज वैंस परिवार का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। मुझे मत दोष दो क्लोए को। वो केविन के साथ सो रही थी और मुझे छुपा रही थी। क्विन परिवार के रिसोर्सेज चूज कर पूरे परिवार को पाल रही थी। किसी भी कोण से देखो, तुम्हारा परिवार लाइफ सब्सक्रिप्शन आज ऑफिशियली कैंसिल। मेरे शब्द सुनते ही पूरा वैंस परिवार भूत की तरह सफेद पड़ गया और हताशा में रोने चिल्लाने लगा। यहां तक कि रिचर्ड भी हैरान रह गया। अपनी बेटी को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे तो बस फ्लर्टिंग का अंदाजा था, लेकिन ये कि दोनों पहले ही पूरी तरह आगे बढ़ चुके थे, ये बात उसे बिल्कुल नहीं पता थी। वॉन्स परिवार अब सचमुच खत्म हो चुका था।
मैंने आसमान की तरफ देखकर आराम से ऐलान किया, 1 मिनट हो गया, कर दो। वॉन्स परिवार के लोग जान बचाने के लिए रोने चिल्लाने लगे, लेकिन क्विन एनफोर्सर्स बिना किसी भाव के टर्मिनेटर की तरह तलवारें घुमाने लगे। पहले 10 लोगों को तुरंत शैडो रियल में भेज दिया, फिर 10 और लोगों को घसीट कर निकाला और अगले मिनट का इंतजार करने लगे। अब क्लोए की सारी घमंडी हवा निकल चुकी थी। वो घिसटते हुए मेरे पैरों के पास आई। आर्थर, मैं माफी मांगती हूं, मैं गलती कर गई, प्लीज उन्हें बचा लो, मैं जो चाहोगे वो करूंगी। मैंने उसे लात मारकर दूर हटा दिया। तुम्हें मेरे साथ नेगोशिएट करने का कोई क्लियरेंस लेवल नहीं है। जमीन पर गिरकर क्लोए फूट फूट कर रोने लगी। उसे बहुत पछतावा हो रहा था, बहुत ज्यादा पछतावा। तभी करेन अपनी बेहोशी से उठी। कटी हुई बांह की जलन भरी पीड़ा महसूस करते ही वो चीखी, आर्थर, तू छोटा सा पागल, तूने मेरी बांह काट दी। आज मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगी, क्लोए को हमेशा के लिए तुझसे अलग कर दूंगी। क्लोए घबरा गई और चिल्लाई, मां चुप रहो। लेकिन करेन पागलों की तरह चीखती रही, उस सिम से क्यों भीख मांग रही है? आज अगर हमने इसे सबक नहीं सिखाया तो ये समझेगा कि वो हमें अपना समझता है। क्लोए ने आंखें बंद कर लीं, पूरी तरह हताशा में। मैं करेन के पास पहुंचा और उसके मुंह पर जोर से पैर पटक दिया। उसके होठ फट गए, दांत टूट गए। मैंने धीरे धीरे कहा, करेन, तूने क्लोए को मुझे मैनिपुलेट करने के बहुत सारे ट्रिक सिखाए थे। आज की आधी स्थिति तेरी ही मास्टरपीस है। इसके अलावा मैंने वॉन्स परिवार को जो सारी लग्जरी चीजें भेजी थीं, उनमें से बहुत सी तू चुपके से अपने मायके वाले परिवार में ट्रांसफर कर देती थी ना। मेरी आवाज अचानक बर्फ बन गई। गार्ड्स, करेन के मायके वाले परिवार में जाओ, एक एक को इनवाइट करके यहां ले आओ, कोई नहीं छूटना चाहिए। करेन टूटे हुए दांतों से कुछ चीखने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे सुनने की जरूरत नहीं थी। मैंने फोन निकाला और ग्रेव्स को कॉल किया। कॉल तुरंत लग गई। अरे, अपनी गड़बड़ संभालने की बजाय मुझे क्यों फोन कर रहा है? ग्रेव्स की भारी आवाज आई। मैंने अंधेरी हंसी खांसकर कहा, ग्रेव्स, तुम सचमुच बड़े पाखंडी हो। क्वीन एस्टेट पर तो शेर बनकर आए थे, फिर तुरंत भाग गए। ग्रेव्स भड़क उठा, आर्थर, जुबान संभाल, वरना मैं वापस आकर तुझे सम्मान सिखा दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं डरा। पाखंडी गुस्सा कर रहा है, कितना प्यारा। ठीक है, आ जाओ, मैं वॉन्स एस्टेट पर हूं। वॉन्स परिवार का पूरा नक्शा मिटाने वाला है। वहां तुम्हारा लाडला स्टूडेंट केविन भी गेम ओवर स्क्रीन पर पहुंचने वाला है। ग्रेव्स गरजा, अरे, अगर केविन को कुछ हुआ तो मैं तेरी कल्टीवेशन पर्सनली। तो जल्दी आ जाओ, वरना ये लोग सचमुच मर जाएंगे। मैं जोर से हंसा और कॉल काट दी। दूसरी तरफ ग्रेव्स ने गुस्से से अपना फोन कुचल दिया। चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। आर्थर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो खिड़की से बाहर कूद पड़ा। कुछ देर बाद कियोटो मार्शल आर्ट्स अकेडमी के डायरेक्टर स्टर्लिंग कुंग मिन्थान ने ग्रेव्स का दरवाजा खोला और चिल्लाया, ओल्ड ग्रेव्स, क्विन परिवार का दूसरा मास्टर वापस आ गया है। वाक्य अधूरा रह गया। खाली कमरा देखकर उसने तुरंत फोन निकाला और पीछा करते हुए भागा। इधर वॉन्स एस्टेट पर अब तक 50 लोग हमेशा के लिए डिलीट हो चुके थे। मैं क्लोए के पास गया, झुका और उसकी ठोड़ी पकड़ ली। देख रही हो ना, ये सारे लोग सिर्फ तेरी वजह से अपना अकाउंट बैन करवा चुके हैं। क्लोए की समझ पूरी तरह टूटने वाली थी। वो कांपते हुए भीख मांगने लगी, आर्थर, प्लीज, मैं कुछ भी करूंगी। मेरे होठों पर शैतानी मुस्कान आई। ठीक है, तू केविन को मार दे, मैं तेरे पूरे परिवार को बचा लूंगा। क्या? क्लोए की आंखें फट गईं। मेरे चेहरे को देखकर वो घबरा गई। क्यों? तुम्हें नहीं चाहती? तो तुमने मुझे झूठ बोला। मैंने एनफोर्सर्स की तरफ मुड़कर कहा, अगला बैच एग्जीक्यूट करो। बिना किसी शब्द के तलवारें गिर गईं, 10 और सिर अलग हो गए। मैंने बच गए वॉन्स परिवार वालों की तरफ देखकर आह भरी। मैं तुम लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन क्लोए अपने छोटे प्रेमी को नुकसान पहुंचाने से बेहतर समझती है कि तुम सब मर जाओ। अगर किसी को दोष देना है तो उसे दो, क्लोए को। मेरे शब्द सुनते ही रिचर्ड उछल पड़ा और क्लोए पर चिल्लाया, क्लोए, क्या तुम पूरे परिवार को मरवाना चाहती हो बस अपनी खुशी के लिए? एक और रिश्तेदार गालियां बकने लगा, स्वार्थी कचरा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। जिससे मन करे प्यार कर, लेकिन हम क्यों तेरे सस्ते रोमांस का दाम चुकाएं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। क्लोए घबरा गई। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो, सच में नहीं। तो केविन को क्यों नहीं मार देती? रिचर्ड खून से लाल आंखों से गरजा। क्लोए ने केविन की तरफ देखा, दांत पीसते हुए। उसकी आंखों में पूरी तरह हताशा की एक झलक चमक उठी। क्लोए धीरे धीरे केविन की तरफ बढ़ी। केविन घबरा गया। क्लोए, आर्थर के चक्कर में मत पड़। अगर तू मुझे मार भी देगी तो भी वो रिचर्ड अंकल को नहीं बचेगा। पर क्लोए आगे बढ़ती रही और बुदबुदाती रही, माफी, माफी, भले ही सिर्फ 1% चांस हो, मुझे अपने पापा को बचाना है, इसलिए प्लीज मर जा। उसने चाकू सिर के ऊपर उठाया और जोर से नीचे घोंप दिया। नहीं! केविन पूरी बेचैनी से चीखा, लेकिन चाकू केविन को छूने से ठीक पहले एक खूनी आवाज गूंजी, मौत ढूंढ रहा है। बैंगनी बिजली की एक लहर क्लोए के कंधे में लगी और उसे आर पार कर गई। वो कराहती हुई जमीन पर गिर पड़ी। केविन के बगल में एक साया झिलमिलाकर प्रकट हुआ, प्रोफेसर ग्रेव्स।
जो खुद को मरा हुआ समझ रहा था, केविन अपने मास्टर को देखकर खुशी से उछल पड़ा। मास्टर, आप आ गए। ग्रेव्स ने सिर हिलाया। केविन के मुंह में एक हीलिंग पिल ठूस दी, फिर मेरी तरफ बर्फ जैसी ठंडी नजर से घूरा। केविन, हट जा और देख कैसे मैं आर्थर की मार्शल आर्ट्स को हमेशा के लिए बैन कर देता हूं। ग्रेव्स को अपना सेवियर समझकर क्लोए चीख उठी, प्रोफेसर ग्रेव्स, आर्थर को मार डालिए। बाकी वैंस परिवार को भी उम्मीद की किरण नजर आई और सब एक साथ चिल्लाए, प्रोफेसर ग्रेव्स, आप बिल्कुल सही समय पर आए। आर्थर एक मॉन्स्टर है, हमें इसका बदला दिलाइए। ये सब देखकर मुझे हंसी आ गई। ये कुटिल भेड़िए अपनी हरकतें कभी नहीं बदलते। ग्रेव्स ने मुझे ठंडी नजर से देखा। आर्थर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा लड़का इतना क्रूर और विषैला हो सकता है। आज मुझे तुम्हें समाज के लिए खतरा बनने से पहले रोकना ही होगा। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया। बैंगनी रोशनी इकट्ठी होने लगी। केविन और क्लोए पूरी उत्तेजना से देख रहे थे। कर दीजिए, आर्थर को मार डालिए। लेकिन ठीक उसी पल एक बेहद तेज और घातक ऑरा ग्रेव्स पर लॉक हो गया। एक आवाज गूंजी, ग्रेव्स, अगर तूने एक उंगली भी हिलाई तो आज यहीं मर जाएगा। ग्रेव्स चौंक गया, रुक गया और पीछे मुड़ा। तुम कौन हो? अंकल एरीज ने मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी से धीरे धीरे उठते हुए कहा, लगता है बॉर्डर पर इतने दिनों से रहने की वजह से क्योटो वालों को मैं भूल ही गया हूं। मेरा नाम है एरीज क्विन। क्या? ग्रेव्स के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देने लगा। तुम एरीज क्विन हो? मार्शल सेंट, क्विन परिवार के मुखिया के भाई? कैरिन भी इस खुलासे से बुरी तरह डर गया। वो बड़ी बड़ी आंखों से अंकल एरीज को देख रहा था। उसे तो लगा था कि अंकल सिर्फ एक हाई लेवल बॉडीगार्ड कैप्टन है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये एक पूरा मार्शल सेंट है। अब वो समझ गया था कि वो बुरी तरह फंस गया है। ग्रेव्स तो सिर्फ हाफ सेंट था, मार्शल सेंट से लड़ने की हैसियत उसमें बिल्कुल नहीं थी। वैंस परिवार की भी यही हालत थी। मार्शल सेंट शब्द सुनते ही क्लोए का दिमाग बिजली गिरने जैसा शॉर्ट हो गया। रिचर्ड तो वहीं बेहोश हो गया। लेकिन सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुए थे। दूसरी कुर्सी से सबसे बड़े अंकल क्लाउड धीरे धीरे खड़े हो गए। मैं सोच रहा था कि आखिर कौन सा हीरो है जिसने मेरी भतीजी और भतीजे को बुली करने की हिम्मत की। निकला तो बस एक चूहा। ग्रेव्स के भूत जैसे सफेद चेहरे को देखकर मैं मुस्कुराया। प्रोफेसर ग्रेव्स, आप मुझे मारना चाहते थे ना? अब क्यों नहीं हमला कर रहे? ग्रेव्स मुझे मार डालना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उसने दांत पीसे। एरीज, क्लाउड, तुम दोनों ने अपनी मिलिट्री पोस्ट छोड़ दी है। मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। अंकल एरीज ने व्यंग भरी हंसी हंसकर कहा, बकवास बंद कर। मैं सीधा पूछ रहा हूं, तूने क्विन परिवार की इज्जत पर पैर रखने की हिम्मत की है, अब उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है? ग्रेव्स ने मुट्ठियां भींच लीं। अगर मेरे एक्शन से क्विन परिवार की इज्जत को ठेस पहुंची है तो मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूं और आपके एस्टेट पर जाकर माफी मांग लूंगा। क्या यह मान्य है? अंकल एरीज ने जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ देखा। ये देख सब हैरान रह गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि परिवार में मेरी हैसियत इतनी ऊंची है कि एक मार्शल सेंट भी मेरे आदेश का इंतजार कर रहा है। मैंने ग्रेव्स की तरफ देखकर आलस से भरे स्वर में कहा, अगर ये कोई नॉर्मल दिन की प्राइवेट झगड़ा होता तो मैं छोड़ भी सकता था, लेकिन कल मेरी सगाई की पार्टी थी, क्विन परिवार के वारिस की। उसमें ये स्टंट करके तुमने पूरे खानदान का खुलेआम अपमान किया है, इसलिए तुम्हारा लिविंग सब्सक्रिप्शन अब कैंसिल। अंकल एरीज जोर से हंसे। क्विन परिवार के सच्चे वारिस की तरह बोला, क्या बात है बॉस। फिर उन्होंने ग्रेव्स को लाश की तरह देखा। समय हो गया है मरने का ग्रेव्स। अंकल गरजे और अपना दाहिना हाथ ऊपर किया। विशाल काला हाथ, द ग्रेट हेवनली डीमन पाम, हवा में प्रकट हुआ और ग्रेव्स पर जोर से गिर पड़ा। ग्रेव्स ने मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन बेकार। विशाल हाथ ने उसके हमले को चकनाचूर कर दिया और उसके शरीर पर दे मारा। वो खून थूकता हुआ गिर पड़ा। अंकल ने नाक भौं चढ़ाई और आगे बढ़े अंतिम वार देने के लिए, लेकिन ठीक उसी पल दो आवाजें एक साथ चीखीं, रुक जाओ। एक तेज तलवार की किरण हवा को चीरते हुई अंकल एरीज की तरफ आई। हमला इतना तेज था कि लग रहा था जैसे स्पेस का कपड़ा फट रहा हो। अंकल को मार छोड़कर बचना पड़ा। तलवार की किरण रुकी नहीं और भयानक विस्फोट हुआ। वैंस एस्टेट के सैकड़ों कमरे पूरी तरह ध्वस्त हो गए। विनाश देखकर अंकल एरीज गुस्से से भड़क उठे। कौन है जिसने मुझे स्नीक अटैक करने की हिम्मत की? मैंने किया। क्योटो मार्शल आर्ट्स अकेडमी के डायरेक्टर स्टर्लिंग कुंग मिंथान चमकती तलवार लिए आंगन में घुस आए। उनके पीछे भारी आर्मर वाली टैक्टिकल टीम थी, क्योटो सिक्योरिटी ब्यूरो यानी मैजिक स्वॉट टीम। उनकी अगुवाई कर रहे थे चीफ ब्रॉन्सन, 8वें स्तर के फाइटर। इन्हें देखते ही मेरा मूड पूरी तरह खराब हो गया। तुम दोनों क्विन परिवार से जंग करने की कोशिश कर रहे हो क्या? माहौल तुरंत विस्फोटक हो गया। क्विन एनफोर्सर्स ने एक साथ हथियार निकाल लिए और नए आए लोगों को घूरने लगे। मेरे एक शब्द पर वे इन्हें टुकड़े टुकड़े कर सकते थे।